हेलो नाज़रीन, आज हमारा शो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है गाज़ा एंड गेम। ये क्या है एंड गेम? क्या होने जा रहा है? क्या गाज़ा के अंदर जो लड़ाई है, ये एथनिक क्लेंजिंग के लिए हो रही है कि वहाँ पे फ़लस्तीनियों को मार दिया जाए या वहाँ से भगा दिया जाए? कुछ लोग कहते हैं जी उनको इंडोनेशिया में सेटल किया जाए, कुछ क्या कहता है? या ये हमास की पीछे लड़ाई हो रही है कि इज़राइल चाहता है कि हमास को वाइप आउट कर दिया जाए। ये जो मसला है, इसके ऊपर आज गुफ्तगू होनी है, इस पर बातचीत होनी है। हमारे साथ थोड़ी देर में एंडी खान साहब जुड़ेंगे और समरतूर साहब भी जुड़ेंगे गालिबन। वो समरतूर साहब इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे वहाँ से फारिग होते हमारे साथ आएंगे। जैसा आप जानते हैं, इज़राइल जो है वो उसकी हठधर्मी अपनी जगह कायम है और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद, यानी अमेरिकन डीप स्टेट, वन डोनाल्ड ट्रंप स्पीक्स, उसका मतलब है अमेरिका की डीप स्टेट बोल रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल पर अपना कंट्रोल रखते हैं कि नहीं? एंडी खान साहब ये कहते हैं कि अगर अमेरिका को अपनी इकोनॉमी का खतरा पड़ा, यानी कि बहुत बड़े क्राइसिस में इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी, वो भी पूछेंगे एंडी खान साहब से, तो वो कहते हैं कि ऐसी सूरत में अमेरिका इजराइल को डिच कर देगा अपने मफाद के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक ही तरफ निशानदेही कर रही हैं कि जंग फैल रही है। आप देखें कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ये कैसे हो गया डिफेंस पैक्ट? इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन पार्लियामेंट के थ्रू नहीं लिया गया। पार्लियामेंट में किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सो मच सो कि प्राइम मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये सोली जो है अमेरिकन। जी हेलो, भेजा हुआ यार आपको। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, तो ये सोचना है कि ये ऐसा डिफेंस पैक्ट हुआ है जो बेसिकली किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। चलो, पब्लिक को तो आप किसी खाते में नहीं लाती पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के सियासतदान, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक को ये पता नहीं था कि मैं सऊदी अरेबिया क्यों जा रहा हूँ। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि आसिम मुनीर ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था कि वो यानी जब उनको ब्रीफिंग दी है सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद रियाद में कि हम इसलिए आए हैं, तो उससे पहले उन्होंने उनका मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिया था। कमेंट्स में बताएं कि आपको प्रोग्राम सही आ रहा है नज़र, आवाज़ सही है, पिक्चर्स सही है, ये बताइए प्लीज़। और एंडी खान साहब बस जुड़ने ही वाले हैं हमारे साथ, तो वो जैसे ही जुड़ते हैं फिर उनसे हम सवाल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमास के खिलाफ ये जो दावा किया जाता है कि ये जंग हमास के खिलाफ है, हमास दहशतगर्द है, लेकिन एंडी खान साहब जो है, हेलो, हाँ नमस्कार। माजरत चाहता हूँ, असल में हमारे साथ अभिषेक मिश्रा भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो मैं यहाँ ये बयान करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये जंग टेरिटरी जो है गाजा की, वो लेने के लिए हो रही है, और क्या नेतन्याहू सिर्फ एक चेहरा है, इसके पीछे और ताकतें हैं, और इस हवाले से वो फ़लस्तीनियों को निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, कोई कहता है उनको इंडोनेशिया भेज दें, कोई कहता है कहाँ कहाँ निकाल दें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से बात की थी एक। या फिर वाक़ई ये हमास के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि हमास तो की लीडरशिप जो है, वो तो मौजूद है, वो तो
अब किसी को ये पता नहीं है कि वो कहाँ है। आखिरी इत्तला ये थी कि वो तुर्की में, लेकिन किसी को क्या पता कि वो हो सकता है पाकिस्तान चले गए हों, या हो सकता है चाइना में बैठे हों। ये चीज़ें जो होती हैं, इनका खोज लगाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी हवाले से हम आज बात करेंगे एंडी खान साहब से, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है मुस्लिम ममालिक की पॉलिटिक्स पे, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे, और जो इंट्रिक्रेसिटीज़ हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उन पे उनको जोड़ लेते हैं अपने साथ, और फिर गुफ्तगू जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। जी, एंडी खान साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, पूरा इंट्रो मैं आपका सुन नहीं सका। मेरा सवाल ये है कि ये जो गाजा में जो जंग जारी है, ये जंग का मकसद क्या है? अगर हम ये समझना चाहें कि इसकी एंड गेम क्या होगी, तो उसके लिए इसका मकसद क्लियर होना ज़रूरी है ना? क्या इसका मकसद इस इलाके से सारे फ़लस्तीनियों को, मुसलमानों को निकाल के इस इलाके पे कब्ज़ा करना है, या फिर वाक़ई ये हमास के पीछे लड़ाई शुरू हो रही है और जारी है? क्योंकि हमास की तो ये अभी तक ख़त्म नहीं कर सके हमास को। हमास कतर में नेगोशिएशन के लिए मीटिंग करती है, वहाँ से गायब होकर तुर्की पहुँच जाती है। अब कुछ पता नहीं है कि हो सकता है वो पाकिस्तान में बैठे हों, या वो चाइना चले गए हों, यू नेवर नो। तो डॉक्टर इसको हम साहब, समझना पॉसिबल है कि चाहते वो हैं कि किसी इसकी सुपर एंड गेम क्या होगी? इस वक्त पॉसिबिलिटी है कि हमास की जो लीडरशिप है वो किसी सुपर पावर के अंदर बैठी हुई है, क्योंकि तुर्की के जो अंडरग्राउंड बंकर हैं, दे आर नॉट रेडी। एक या दो रेडी हुए हैं, बाकी के अभी उनके बंकर रेडी नहीं है। सो दे माइट बी सिटिंग ऑन अ सुपर पावर आउट ऑफ द रीच ऑफ इसराइल। डॉक्टर साहब देखिए, इसके हवाले से चाइना को भी काफी धमकी दी है ना। देखें, कल नेतन्याहू ने चाइना को भी धमकी दी है, और मार्को डॉक्टर, रूबियो ने उसको सेकंड किया है। तो ये उस हो इसकी सकता है तरफ कि उनको हो इसकी कि चाइना ने प्रोटेक्ट किया हो इनको। इसकी तरफ आएंगे। जी, जी। इसकी तरफ भी मैं आऊंगा। जो आपका पहला सवाल है ये गजा और हमास के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये कोई पहली दफा नहीं है कि किसी हुकूमत ने फंडिंग करके एक ऐसी तंजीम को बनवाया हो। इसको जब तक इसकी हिस्ट्री से आप इसको नहीं समझेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको लिए चलता हूँ गोल्डा मेयर के टाइम में। किसी जमाने में प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इसराइल की, और उन्होंने बरमला अपनी एक तकरीर के अंदर ये बात कही थी कि इतने साल दर बदर होने के बाद खुदा ने अगर हमें जमीन भी दी तो वो जो बंजर है। हम्म, और खुदा ने जो जमीन दी मुस्लिम ममालिक को, वो तेल से लबरेज है। तो हम अपना मुल्क लेके भी डिपेंडेंट हैं। गजा में दो चीजें हैं। एक तो जो गजा का समंदर है उसके अंदर गैस मौजूद है, जिसे ऑलरेडी इसराइल निकाल रहा है। हम्म, और गजा के अंदर तेल के जखायर भी डिटेक्ट हुए हैं, हम्म, जिसके लिए कई प्रोमिनेंट इसराइली सोशल मीडिया अकाउंट से ये बाकायदा पोस्ट किया गया कि Israel now have oil and we drill, so they want to drill. हम्म। They have not started drilling yet. तो ये सारी गेम वही जो घूम फिर के आती है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। दैट्स वेयर वी आर स्टैंडिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर ये सिंस दीज आर डेवलपिंग सिनेरियोज, तो वी हैव टू सी देम एज डेवलपिंग सिनेरियोज। एग्जैक्टली। इस बीच पे और बड़ा कुछ हो गया है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम उसे समझेंगे नहीं ना, हमें समझ में नहीं आएगी कि ये जो कल जो स्टेटमेंट आई है, हम्म, ये क्यों आई। ये जो स्टेटमेंट कल दी गई कि जी चाइना जो कुछ करवा रहा है, जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि चाइना जो है वो अ,
इस खित्ते के अंदर, जिस खित्ते की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हाइफा पोर्ट को उसकी कंपनी आके ऑपरेट करती रही हैं, एंड दे स्टिल हैव द बिगेस्ट ऑपरेशन ऑफ हाइफा पोर्ट। तो ये ऑल ऑफ अ सडन चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट आना, ये कुछ थोड़ा सा ऑड नहीं लगता आपको? तो अब डॉक्टर साहब, लेट मी टेक यू बैक कि मेरा ही एक जुमला है आपके प्रोग्राम के अंदर, जहां मैंने आपको ये कहा था कि यू कैन नॉट टेक इजराइल एंड अमेरिका एज टू सेपरेट एंटिटीज। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये बेसिकली चाइना के खिलाफ जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया, ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट नहीं है, ये अमेरिका का स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाट दे वांट। अब ये क्यों चाहते हैं, ये अब आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। इसको जब तक हम इसके असल प्रोस्पेक्टिव में नहीं समझेंगे, हम इसे समझ नहीं सकेंगे। जी। रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं डॉक्टर साहब। जिस वक्त हाइफा के अंदर चाइना बैठा हुआ था, चाइना सिर्फ हाइफा में नहीं बैठा हुआ था, चाइना साथ में कुछ और भी कर रहा था। हमने एक गवर्नमेंट को टॉपल होते देखा लेबनान के अंदर, और फिर हमने हिजबुल्लाह के पास वो हथियार देखे जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इनके पास आ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और हिजबुल्लाह के पास इस वक्त मीडियम रेंज रॉकेट्स मौजूद हैं, या मीडियम रेंज मिसाइल आप कह लीजिए। किसी ज़माने में जब लास्ट टाइम इनका लेबनान के साथ इशू हुआ था, तो उस वक्त हिजबुल्लाह जो है वो कटूशा रॉकेट से लड़ रही थी, मगर आज वो किस चीज़ से लड़ रहा है? तो वो हथियार कहाँ से आए हैं? वो हथियार कहाँ से आए हैं? देयर इज़ अ सोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। तो जब तक वो सोर्स हमारी समझ में नहीं आएगी, हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपके साथ जो है वो 2-3 इमेजेस शेयर कर रहा हूँ। जी, जी, जी। ये ज़रा लगा दीजिए तो आपको और समझ में आएगी कि क्यों इतनी बड़ी स्टेटमेंट एकदम से आ गई। ये दूसरा है डॉक्टर साहब, और आई एम अबाउट टू सेंड यू द थर्ड वन। ये 3 बड़े रेपुटेबल पेपर्स हैं जहाँ से ये न्यूज़ निकली है कि अमेरिका का एक ऐसा बायर, एक ऐसा एलाई जो जैसे अमेरिका एड भी दे रहा था, जैसे जिसकी पूरी की पूरी एयरफोर्स डिपेंडेंट थी अमेरिकन F-16 की फ्लीट के ऊपर, आज उन्होंने ये सानाई पेनिनसुला के अंदर चाइना के HQ-9B सिस्टम ले जाके खड़े करती हैं एयर डिफेंस के लिए। दीज आर एंटी रॉकेट, एंटी मिसाइल, एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो उन्होंने वहां डिप्लॉय किए। और जी, जी। उससे पीछे अगर आप न्यूज़ देखिए तो दे आर बाइंग चाइनीज J-10Cs, and they also have a deal on the table for J-35 Chinese stealth fighters. तो ये जो इतनी चाइना 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 अमेरिका कर रहा है, इसके पीछे कोई वजह है डॉक्टर साहब। उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स तोड़े हैं। सऊदी अरब तोड़े के साथ हैं, जाके सही चाइना बात। ने सऊदी अरब के साथ जाके डील की है। सऊदी अरब के साथ जाके डील की है चाइना ने, और वो जो उनके लेजर सिस्टम्स हैं वो खरीद रहे हैं फॉर लोअर एंड मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। तो डॉक्टर साहब बहुत कुछ हो रहा है। डिफेंस एक मार्केट है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा सप्लायर है। इस वक्त वो सप्लायर अपने सारे क्लाइंट्स लूज कर रहा है एक एक करके, एंड दैट्स वेयर द चैलेंज कम्स इन कि अगर कंट्रीज डिफेक्ट करके अमेरिका से चाइना की तरफ जाना शुरू करती हैं तो अमेरिकन इकोनॉमी का क्या होगा। मगर हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है डॉक्टर साहब। जी, जब बिल्कुल। तक कॉन्टेक्स्ट में उसे समझेंगे नहीं तो ये आज क्यों हो रहा है,
दुनिया ने सबक सीखा है पाकिस्तान से। हम्म, दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया ने आंखें नहीं बंद की हुई, दुनिया सब कुछ देख रही होती है। और जो आपके लोग बैठ के मुल्कों को चला रहे होते हैं, ये अंधे बहरे लूले लंगड़े नहीं होते। इनकी बिल्कुल। आंखें, कान, सब कुछ काम कर रहा होता है एक वक्त में। ये एक आम आदमी जो है उसकी 5 सेंसेस होती हैं, इनकी 7 होती हैं। उन्नीस सौ जब ये पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया, हम्म, याद करें जरा, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो हम्म, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगती है प्रेस्लर अमेंडमेंट्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स फुली डिपेंडेंट थी। पाकिस्तान की एयरफोर्स फुली डिपेंडेंट थी अमेरिकन एयरक्राफ्ट के ऊपर, हम्म, जिन्हें उनकी एयरफोर्स की बैकबोन कहा जाता था। प्रेस्लर अमेंडमेंट्स के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका ने जहाजों के पुर्जे तक देने से इनकार कर दिया। मतलब F-86 सेबर से हम शुरू करें हिस्ट्री 1948 गोइंग ऑल द वे अप टू 1990 समथिंग। हम्म, एक मुल्क इतने अरसे आपके साथ चलता रहा और आपने सैंक्शन लगा के उसकी एयरफोर्स, उसकी आधी से ज्यादा एयरफोर्स को लागर कर दिया। They couldn't even maintain it, so they went for indigenous project which was JF-17. So that happens when you do that, when you corner a country. इसी तरह से कॉर्नर किया गया, अगर आप याद करें, तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाला गया, हम्म, उसके पैसे भी वापस नहीं किए गए, उसके पैसे भी खा लिए और उसे F-35 प्रोग्राम से भी निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? When they got cornered, they developed कॉन फाइटर। उन्होंने अपना स्टेल्थ बना के खड़ा कर दिया। तो असल में इस वक्त ये जो बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज आपको दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं चाइना की तरफ, या आउटसोर्स करते हैं वो अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस को छोड़ के कहीं और से वेपन देने की बात करते हैं। अमेरिकन वेपन कम्स विद द अमेरिकन एंड वेस्टर्न वेपन कम विद देयर पॉलिटिकल बैगेज एंड नोबडी वांट्स इट नो मोर। पीपल आर टायर्ड ऑफ इट, दे आर टायर्ड ऑफ देयर पॉलिटिकल बैगेज। इनकी पॉलिसीज को टो कर करके तंग आ गए सारे, हम्म, तो वो अब इनको साइड पे कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक मुल्क को वेपन्स भी बेचें और उसके बाद आप उसके ऊपर ये कहें कि जी तुम्हारा जहाज जो है ना वो फलानी डायरेक्शन में रुख नहीं कर सकता। अगला भले आपकी जई थई फेर के चला जाए, आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जी हमारे पास एक बटन है, यहां से दबाएंगे पूरी फ्लीट आपकी जो है वो उसको डिसेबल हो जाएगी। वी विल ग्राउंड इट। हाँ, So are the countries accepting this? इसमें एक और They are चीज not. भी है कि आप कल बता रहे थे कि अमेरिका अपना असला तो बेचता है लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। क्या नहीं करता। चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा? देखिए चाइना ने, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि सऊदी अरब को उन्होंने कहा था कि हम आपके मुल्क के अंदर लाके इसी सिस्टम की जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जी, जी। आपके मुल्क के अंदर लाके हम इसकी फैक्ट्री लगा देते हैं। 80% स्टेक आपका, 20% हमारा। अब इससे बेटर डील आप किसी से क्या मांगेंगे डॉक्टर साहब? इससे बेटर कोई क्या डील देगा किसी को? ये आपके लिए कमेंट आया है रासलत मिर्जा साहब का, एंडी खान बहुत खूब सलामत रहो, जियो भाई, बैंगलोर से। तो डॉक्टर साहब मैंने अभी इसलिए पढ़ा आपने कि एक, आप कहते हैं कि आप जब लाइव होते तो आप कमेंट्स नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा ये कमेंट आपको शेयर कर दूं। जी, थैंक यू मिर्जा साहब। जी। अभी हमने एक मुआहदा होते हुए देखा, एसएमडीसी, एसएमडीसी है कि एसएमडीए है, समथिंग लाइक दैट।
ये बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, इस मुआहदे के ऊपर भी देखें, सऊदी अरब का एक इनिशिएटिव जीसीसी फोर्सेस का ऑलरेडी मौजूद था, हम्म, जिसके अंदर सऊदी अरब ने एक फोर्स बनाई थी। ये कुछ 2018 में, तो 2017 या 18 में उन्होंने इसको फॉर्म किया था अगेंस्ट टेररिज्म, जिसके लिए वो पाकिस्तान से फिर रहील शरीफ साहब को भी लेके गए थे कि रिटायर्ड जनरल रहील शरीफ साहब आके इसको जो है वो लीड करें, इसके कमांडर बने। ये जो और वो 41 अभी कंट्रीज का एंटी टेररिस्ट अलायंस बना था। नहीं, ये जीसीसी कंट्रीज का बना था एक। अच्छा, जीसीसी कंट्रीज का। हाँ, अच्छा। तो उसको अभी भी राहील शरीफ साहब वहां बैठे हुए हैं, वो फोर्स तो अपनी जगह मौजूद है। तो ये पाकिस्तान से मुआवजा करने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तानी मिलिट्री को स्पेशल ट्रेनिंग है। अमेरिकन मिलिट्री यहाँ ट्रेन होती है मुझसे कोई 17 किलोमीटर ही दूर है वो बेस जहां सऊदी मिलिट्री ट्रेन हो रही होती है अमेरिका में। It's only 17 miles from me, 17 kilometers from me, sorry, not even miles. जहाँ ये ट्रेन कर रहे हैं इनको, फिर तो मेरी आंखों के सामने मैं इनको और दूसरे दिन देख रहा होता हूँ ट्रेन हो रहे होते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान से ऑल ऑफ अ सडन एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक, डॉक्टर साहब, जो कतर के ऊपर हमला हुआ, एक ट्रस्ट डेफिसिट आया बिटवीन जीसीसी कंट्रीज एंड अमेरिका। अब उसकी बड़ी कहानी है, मैं अपनी खबर पे आज भी कायम हूं कि कतर से जहाज उड़े, कतर में अटैक हुआ, कतर में लैंड कर गए। आई एम स्टिल स्टिकिंग टू माई स्टोरी, क्योंकि Okay. ये इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज है मेरे पास। अब इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज और भी है। ये जो भी चंद दिन पहले, हम 4-5 दिन पहले खबरें सुनते रहे कि जी सऊदी अरब के अंदर खुदा न खास्ता को मिसाइल मदीना में, उसको निशाना, वो जो है वो मस्जिद नबी के करीब जो है वो गिरते गिरते बचा है। डॉक्टर साहब, मिसाइल नहीं था, मिसाइल नहीं था। मैं आपको अभी 2 सोर्सेज इसकी दे देता हूं कि ये मिसाइल नहीं था। ये न्यूज लगाई है। इससे आगे वाला जो शेयर किया डॉक्टर साहब, और ये इसी का अगला हिस्सा है। ड्रोन शॉट डाउन ओवर मस्जिद उन नबवी। और ये इनसाइड हरमैन, जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट का अकाउंट है फॉर हरमैन शरीफैन, फेसबुक के ऊपर, वहां से भी न्यूज यही आ रही है कि ड्रोन, अनऑथराइज्ड ड्रोन। डॉक्टर साहब, इसके अंदर सवालात हैं। जब अनऑथराइज्ड ड्रोन आ जाता है ना, तो इसमें सवालात हैं। अब तक उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ये किसका ड्रोन था। कंट्री ऑफ ओरिजिन स्टिल अननोन। यानी मस्जिद नबवी तक ड्रोन पहुंच गया, उसके ऊपर पहुंच गया। जी। ये तो बड़ा खतरनाक काम हुआ है। अच्छा, यहां आके ना आप, ये वो काम है कि जिसके बाद फिर सारी इस्लामी दुनिया जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी होती है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। बहुत कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, और ना ये करेंगे। तो ये प्रोवोकेशन भी हो सकती है किसी तीसरी कुव्वत की तरफ से सर। सर, मैं आपको अपने सऊदी सोर्सेज से ये न्यूज दे रहा हूं कि अब तक इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया, मगर अनऑफिशियली द ड्रोन वाज इजरायली मेड। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि दुनिया में कौन कौन से मुल्क हैं जो इजरायली ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं। लेट्स गेट इनटू दिस कि कौन कौन ऑपरेट कर रहा है इनको। इनको ऑपरेट करने वाले मुल्कों के अंदर अब
आपके 2-3 मुल्क हैं, ज़्यादा नहीं है। इसमें है इसराइल खुद अपने बनाए हुए ड्रोन ऑपरेट करता है, ब्राज़ील करता है, अज़रबैजान करता है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, अज़रबैजान एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ से तो ये ड्रोन आ नहीं सकता। मैं आपको ड्रोन का मॉडल भी कहते तो बता देता हूँ। इट वाज़ अ हेरॉन ड्रोन, जिसे शॉट डाउन किया गया। जर्मनी करता है, जर्मनी यूरोप में है। फ्रांस करता है, ये फ्रेंच यूज़ करते रहे इसको। कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ममालिक उस रेंज से बाहर हैं कि ये ड्रोन वहाँ तक पहुँच सकता। तो अब एक मुल्क का नाम मैंने छोड़ दिया है इसके अंदर, जो कि इंडिया है। इंडियंस भी इस ही ड्रोन को ये इजरायली ड्रोन यूज़ करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये ड्रोन इसराइल से आया था या इसराइल की मोहब्बत में किसी और ने चलाया था? ओए होए होए। दिस इज द क्वेश्चन नाउ, कि ये ड्रोन इसराइल से आया था या इसराइल की मोहब्बत में किसी और मुल्क ने चलाया था? तो लेकिन चलाया था अभी तो तक रेंज में ये कौन पता कौन नहीं है? चल सका कि ये किसने चलाया, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। No, they are not confirming it. They are hiding it. They know, but they are hiding it. The Saudis know, but they're hiding it. Yes, they know. अगर वो मुझे ये बता सकते हैं कि ये इसराइली ड्रोन था और ये हेरॉन ड्रोन था, और वो पूरा मॉडल नंबर उसका मुझे दे सकते हैं, तो ये तो नहीं है कि वो जानते नहीं है आया कहां से था। तो डॉक्टर साहब, एक मुआहदा हुआ पाकिस्तान के साथ। उन्हें पाकिस्तान की फौज नहीं चाहिए। दीज आर माई पाकिस्तानी सोर्सेज नाउ टेलिंग मी कि उन्हें पाकिस्तान की फौज नहीं चाहिए। 25,000 फौज या 2500 फौज अगर डिप्लॉय भी होती है तो वो हरमैन शरीफैन से आगे नहीं जाएगी। दे आर गोइंग टू स्टे देयर। एक फेक न्यूज उड़ी हुई है कि जी हूतियों से कोई लड़ाई होने जा रही है। नथिंग लाइक दैट। नहीं, ये हूतियों बात से सही है कि 25,000 पाकिस्तानी फौजी जा रहा है सऊदी अरेबिया। नहीं, 25,000 नहीं है नंबर। नंबर्स आर वे लोअर। हरमैन शरीफैन के लिए इतनी फौज की जरूरत नहीं है आपको। एक फेक न्यूज मार्केट के अंदर उड़ी हुई है कि जी हूतियों से लड़ने के लिए पाकिस्तानी फौज जा रही है। दैट्स टोटली अ लाई। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सऊदी अरब हूतियों के मिसाइल रोक रहा है, दैट्स आल्सो अ लाई। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। दोनों खबरें झूठ हैं। 2022 से एक सीज फायर इन एग्रीमेंट है, उसके बाद हमने हूतियों के इसराइल के ऊपर हमले देखे। और सॉरी, उनका मुझे मैसेज एक दफा आ चुका है कि हमें हूती ना कहा करें, हमारा नाम अंसारुल्लाह है। मगर एक रवानी के अंदर जो आदत पड़ी हुई है, वो एक वर्ड कहने की, वो छूट नहीं रही है मुझसे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट इफ एनीबॉडी नोटिसेस। उनके जितने मिसाइल अंसारुल्लाह के यमन से फायर हुए इसराइल के लिए, कितने रोके हैं सऊदी अरब ने? नन। और ये 2022 में जो उनका सीज फायर एग्रीमेंट होता है, और 2023 में जब उनकी निगोसिएशंस चल रही थी टुवर्ड्स द पीस प्रोसेस, उसके अंदर ये डिसाइड हो गया था कि हम इसराइल को अटैक करेंगे और आप हमें नहीं रोकेंगे। एंड सऊदीज हैव अग्रीड। हाँ, ईरान के मिसाइलों को वहां रोकने का काम किया जाता है, कि ईरान के मिसाइल रोकने की कोशिश की जाती है, मगर यमन से मिसाइल आ रहे थे, उनको नहीं रोका जाता। और इसका एक ऑफिशियल आंसर जो है, वो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो एमबीएस ने वो ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है जो बाइडन साहब को, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनको, कि हम उनके साथ मजीद अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, बड़ी मुश्किलों से हमारे ताल्लुकात बेहतर, हम इस मामले के अंदर नहीं पड़ेंगे। ये साफ सऊदी का स्टैंस रहा है ड्यूरिंग जो बाइडन गवर्नमेंट। हमारा मसला ये है कि हमारी गोल्ड फिश मेमोरी होती है, लोग चीजें बड़ी स्पीड से भूलते हैं। 6 हफ्ते पहले की चीज याद नहीं होती कि 6 हफ्ते पहले क्या हुआ। तो 1948 में क्या हुआ था, किसको याद होना। हाँ, ये भी बात सही। अब ये जो स्टेटमेंट आई है डॉक्टर साहब, इसकी तरफ मैं आपको इशारे करता रहा हूं कि स्टेज सज रहे हैं। तीसरी जंग अजीम मेरी नजर में ऑलरेडी हो रही है।
इस वक्त दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज 198 कंट्रीज हैं, जिसके अंदर 100 कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। आधी दुनिया इस वक्त जंग में है। जी शेफ डॉक्टर साहब, सऊदी अरब हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, इवन फॉर द टाइम बीइंग दे हैव लॉस्ट। मगर अमेरिका उनकी टर्म्स के ऊपर आएगा, और वो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूं क्यों। दुनिया के 100 मुल्कों के अंदर इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है डॉक्टर साहब। आधी दुनिया तो ऑलरेडी जंग में है। ये तीसरी जंग अजीम नहीं है तो क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंटिन्यूएशन तो मैं इसको कह नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद 40 साल कम से कम सुकून रहा है दुनिया के अंदर। आधी दुनिया तो इस वक्त ये पिछले चंद सालों में कॉन्फ्लिक्ट में आई है। अब ये एक बहुत बड़ी जंग में कन्वर्ट होने जा रहा है। ये जो चाइना के अगेंस्ट नेतन्याहू ने बयान दिया, ये अमेरिका की ख्वाहिश पे दिया है। ये अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप विशेस। अच्छा, आप इनके काम देखिए जरा। इसे कहते हैं हिपोक्रेसीज। ये डोनाल्ड ट्रंप की हिपोक्रेसीज हैं। एक तरफ ये ताइवान की मिलिट्री एड को सस्पेंड करते हैं, क्योंकि इन्होंने अगले दिन प्रीमियर शी से बात करनी है फोन के ऊपर, और इनकी गुफ्तगू होती है। ये पैटर्न है ना डॉक्टर साहब, इसको नोट कीजिएगा। इनकी गुफ्तगू होती है और उसके बाद इसराइल का बयान आ जाता है अगेंस्ट चाइना। क्या आपको ये पैटर्न ईरान में नजर नहीं आया? क्या यही पैटर्न आपको कतर में नजर नहीं आया? इट्स द सेम पैटर्न। तो दुनिया में अब कौन एतबार करेगा अमेरिका के ऊपर? Who wants to trust? Even NATO does not want to trust United States anymore, the way they have been treated recently. NATO is crumbling under pressure. यूरोप की इकोनॉमी, वी ऑल नो दैट कि यूरोप की कोई इकोनॉमी नहीं है। तबाह हुआ यूरोप इकोनॉमिकली इस वक्त। और इस वक्त उन्हें प्रेस करना कि अपने जीडीपी का 5% आप, और फिर उस पर टैरिफ भी लगा दिया उनके ऊपर। ये करना क्या चाह रहे हैं? दिस इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक पैटर्न है। पहले कुछ ऐसा करो कि अगले खुश हो जाए, वो बात करने के लिए टेबल के ऊपर आपके साथ आ जाए, और जब वो बातचीत शुरू हो तो फिर पीछे से वार करो। ये डोनाल्ड ट्रंप पैटर्न है। तो ये पैटर्न आपने ईरान में भी देख लिया कि निगोसिएशंस हो रही हैं, पीछे से इसराइल ने हमला कर दिया। फिर यही आपने कतर में देख लिया कि जी हमास के साथ हमला कर दिया। आज चाइना के साथ जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रीमियर शी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की बातें हो रही हैं फोन के ऊपर। ऑल इज गुडी गुड, एंड ऑल ऑफ अ सडन नेतन्याहू की स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये मिली भगत है डॉक्टर साहब, ये मिली भगत है अमेरिका की और इसराइल की। दे आर डूइंग दिस। देखिए, थोड़ा बहुत इल्म हर इंसान रखता है। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, ये 6 साल सुकून के साल नहीं है। दुनिया में आपको 2027 तक सुकून होता हुआ नजर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो नाकिस इल्म मेरे पास है उसकी बिना पे मैं आपको बता रहा हूं कि 2027 से पहले दुनिया सुकून का सांस नहीं ले पाएगी, और इन जंगों ने अभी बढ़ना है। तो गाजा जो है, हम वापस आते हैं गाजा पे। गाजा में आप क्या देख रहे हैं एंड गेम? वो है जो आप कह रहे थे कि वहां तेल है और पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, तो ये फलस्तीनियों को, वहां आबादियों को निकालना चाहते हैं वहां से और कब्जा करना ये वहां से निकालना चाहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब उस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि हम फलानी जगह आपको जमीन दे देते हैं, फलानी जगह आपको जमीन दे देते हैं। अब वो भी जानते हैं कि यहाँ पे तेल है और यहाँ पे गैस है। वो पागल है, छोड़ के जाएंगे? दैट्स अबाउट टू बिकम देयर ब्रेड एंड बटर। पागल है, वो छोड़ के जाएंगे? कौन छोड़ के जाता है? कोई भी नहीं छोड़ के जाता।
और ये गजा इज जस्ट अ ड्रीम, ये मैं आपको बता दूं। अगर 30,000 स्ट्रेंथ थी हमास की, सो दे आर स्टैंडिंग नाउ बियॉन्ड 30,000। 4 दिन खड़े होके बाहर वेट कर करके कि हम गजा सिटी में दाखिल होंगे, 4 दिन बाहर खड़े होकर वेट करते रहे इजराइल की फौज। जी सर। और 100 से ज्यादा टैंक लेके अंदर घुसे हैं और 10 बंदे मर गए घुसते साथ ही। ये लेटेस्ट न्यूज है, एक बंदे ने 10 बंदे मार दिए इनके, और वो बंदा अभी जिंदा है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि जी देखिए, अब ये सारंग जी ने मैसेज डाला है इसमें कमेंट, पाकिस्तानी ट्रूप्स ऑन यमन बॉर्डर एंड पॉसिबल रिटेलिएशन बाय अल नस्र, ये जो है हुतीज एंड यमन, इसके ऊपर कुछ बोली है। वो आपने तो ये कह दिया है कि ये सब बकवास है, और ये सऊदी। एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है डॉक्टर साहब, ये मतलब वो एग्रीमेंट जो अभी हुआ है, अभी तक वो पब्लिक नहीं किया गया। हाँ जी, पब्लिक नहीं किया। We have some pointers from Yes, I have yes, some pointers from my sources. Nothing yes. beyond that. It's just an extension of Pakistani nuclear umbrella. Nothing more than that. या ज्यादा से ज्यादा मक्का सिटी एंड मदीना सिटी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी फौज जाएगी, इससे बियॉन्ड उनका कोई रोल नहीं है। ये खबर झूठ है, जिसने भी फैलाई है ये झूठी खबर है। अब मैं इसे कितनी दफा रिपीट करूं लोगों के समझने के लिए कि दिस इज फेक न्यूज। नहीं, आप ये भी बता रहे थे ना कि जो सऊदी और यमन का बॉर्डर है, उसमें यमन की तरफ तो प्रो सऊदी गवर्नमेंट है, तो ये वहां कैसे, वो जो है हुतीज जो है वो रेड सी की तरफ है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं प्लीज। देखिए डॉक्टर साहब, यमन का एक ठीक ठाक बॉर्डर लगता है सऊदी अरब के साथ। जी जी। अब इसको जो है ना वो, लेट मी शो यू द मैप। जब तक मैप नहीं देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मैप देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, जरा इसे ऊपर कीजिए। ये जो ग्रीन इलाका आप देख रहे हैं इसके अंदर, जी जी। ये अंसारुल्लाह कंट्रोल है, जिसमें सना है। हाँ। और ये जो येलो आप देख रहे हैं, जी जी। ये सारी की सारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यमन की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ हाँ बैठी हुई। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें आपको पॉपुलेशन का डिवीजन भी नजर आ जाएगा। जी जी। कि इसमें किस तरफ कितनी पॉपुलेशन है, ये तो सारा वो पूरे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ गए ना। जी हाँ। अब ये जो लाइट ग्रीन एरिया है, यहां अभी भी साउथ यमन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यमन के बीच में लड़ाई चल रही है कंट्रोल के लिए। दैट फाइट हैव नॉट एंडेड, दिस इज करंट मैप। तो ये इलाके अभी किसी के भी अब कब्जे में नहीं है, और इस बीच में कहीं एक और फोर्स ऑपरेट कर रही है जिसे हम अलकायदा के नाम से जानते हैं, इन लाइट ग्रीन एरियाज के अंदर। बाकी सारा वो उनकी जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो कंट्रोल किए बैठी हुई है। ये अंसारुल्लाह का। और 2022 में जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पीस प्रोसेस नेगोशिएशन शुरू हुई जो कि फेल हो गई, मगर वो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग अब तक बाकी है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यमन। और ये यमन के रीपार्टीशन की हम बात कर रहे हैं कि जो कि हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो पाकिस्तानी फौज लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो नहीं, सऊदी और इसके अंदर ऊपर जो फुट नोट है, जरा उसे, ये जो ऊपर नोट्स पड़े हुए हैं ना कॉर्नर में, जी द जी। मस्कट अकॉर्ड साइंड ऑन October 25th put an end to the Yemeni civil war which has been ongoing since 2014. The de facto partition of the country was formalized. The Houthi controlled North Yemen and an independent South Yemen, undoing the 1990 unification of the country. 1990 के अंदर जो इसको यूनिफाई करके एक यमन बनाया गया था, उस पार्टीशन को दोबारा एक्सेप्ट कर लिया है जीसीसी कंट्रीज ने। तो जब ये एक्सेप्टेंस हो गई तो इसके बाद लड़ाई किस बात की?
मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही है कि ये क्यों, कहां से खबर ये आ रही है। या तो लोग पढ़ते नहीं है, या हवा में बातें उड़ाने का शौक हुआ हुआ लोगों को, कि बस हवा में कोई बात उड़ा दो और उसके बाद जो है वो उसके मजे लेते रहो बैठ के। तो ये मजे लेने के लिए तो न्यूज बहुत अच्छी है कि जी 25,000 फौजी पाकिस्तान के जाएंगे हुतियों से लड़ने के लिए, अंसारुल्लाह से, मगर इसमें रियलिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान का एक 1982 से एग्रीमेंट चला आ रहा है सऊदी अरब के साथ, जियाउल हक के दौर में हुआ था, जिसके अंदर हरमैन शरीफैन की, मक्का और मदीना की जो मुकद्दसात हैं, जो सीक्रेट प्लेसेस हैं, इनकी सिक्योरिटी और इनकी हिफाजत का जिम्मा पाकिस्तानी फौज के जिम्मे दिया गया था। याद कीजिए जरा हिस्ट्री, ये उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी की कंटिन्यूएशन है विद दी न्यूक्लियर एक्सटेंशन। तो उसे अब एक नया नाम दे दिया गया, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिफेंस अलायंस। और ये उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से, जो नेतन्याहू की वजह से पैदा हुआ, अमेरिका और कतर के बीच में, ये उसी ट्रस्ट डेफिसिट का शाखसाना है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इट। अब इसे आप ये नहीं कह सकते कि नेतन्याहू की वजह से हुआ, क्योंकि इसराइल ने अपने आप को बड़ा क्लियर कर दिया कि जी हमने तो अटैक किया ही अमेरिकन प्रेसिडेंट की ख्वाहिश पे। दे मेड देमसेल्फ वेरी क्लियर। तो जब वो ये स्टेटमेंट आ गई ऑन रिकॉर्ड, तो उसके बाद मजीद बचा क्या है? व्हाट इज लेफ्ट देयर टू एक्सप्लोर? अब डॉक्टर साहब वो थिएटर समझे जा रहा है। देखें, ये जो चाइना के अगेंस्ट स्टेटमेंट आई है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये यहां रुकेगा नहीं सिलसिला। दिस इज गोना गो बियॉन्ड। और ये जब इससे आगे जाएगा तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। बहुत बड़ी जंग, जिसको प्रिडिक्ट किया था प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। अगर आपको याद हो, 2007 में मैंने इसके ऊपर पिछले प्रोग्रामों के अंदर बात की है। उन्होंने एक स्पीच की थी और उन्होंने अपनी मिलिट्री को कहा था कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करो। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट वॉर। अमेरिका का प्रॉब्लम इकोनॉमिक है और उसकी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, वो हर्ट हो रही है। और अमेरिका बीइंग दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी, इसी बात के ऊपर तो वो सुपर पावर है। अगर वो इकोनॉमी हर्ट होती है तो भाई काहे का सुपर पावर? ये जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक मुआहदा हुआ है ना डॉक्टर साहब, इसके लिए एक बहुत पुराना शेर है। ये जो हंगामा बपा शोरिश यलगारी, ये जो हंगामा बपा शोरिश यलगारी का, गाफिलों के लिए पैगाम है बेदारी का। ये आपने भी पढ़ा हुआ होगा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। तो ये वो बेदारी है जो आपको नजर आ रही है अब, जो कि एक सर्द मोहरी हमें मुस्लिम कंट्रीज या स्पेशली अरब कंट्रीज की तरफ से नजर आती रही इस फलस्तीन के मसले के ऊपर। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन सऊदी एंड पाकिस्तान, अभी इसमें और कंट्रीज शामिल होनी बाकी हैं। अभी और कंट्रीज इसमें आएंगी। इसमें ईरान ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जी हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इसका मतलब है वो ख्वाब जो पाकिस्तान को दिखाया जाता था पाकिस्तान की फौज की तरफ से और पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से, कि ये इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनेगा, तो ये अब नहीं, ये लीडर बनने की बात नहीं हो रही डॉक्टर साहब। दिस इज अच्छा, नॉट द लीडरशिप। नो, अच्छा, दिस इज अ डिफरेंट रोल। दिस इज, दे आर यूजिंग पाकिस्तान एज अ डेटरेंस। इसको आप इसका एक और जो है ना वो एंगल है, इसको जिसको समझना बहुत जरूरी है। का दूसरा एंगल ये है डॉक्टर साहब कि सऊदी अरब ने एक पैगाम बड़ा क्लियर अमेरिका को भेज दिया कि जी अब अगर फलस्तीन का मसला सॉल्व नहीं हुआ तो देन वी हैव फाउंड अवर वेज टू फिक्स इट आवरसेल्फ।
इसका एक तीसरा एंगल भी है, जिसे अभी बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। पाकिस्तान 1950 से अमेरिकन वेपन्स के ऊपर डिपेंड करता चला आ रहा है। जब पाकिस्तान की होती थी 150, 200 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर, इससे ज्यादा कभी बड़ी परचेज नहीं की उन्होंने। सऊदी अरब की अमेरिकन स्टॉक पाइल जो है वो 1 बिलियन, 100 बिलियन, 150 बिलियन, इस हिसाब से उन्होंने बाय किया हुआ है। वो जो अमेरिकन वेपन्स का स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है सऊदी अरब के अंदर, उसके उसका बूट खुल गए इस वक्त, पाकिस्तान भी पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुल गए उस खजाने के। हाँ, उस खजाने के दरवाजे खुल गए, सही कह रहे हैं आप। उस खजाने के दरवाजे अब पाकिस्तान के लिए खुल गए। तो वो जो अब जिस पैसे की कमी थी, देखिए अभी परसों उन्होंने अनाउंस किया, डे बिफोर यस्टरडे दे अनाउंस्ड they are about to start the research for the JF-17 Block 4. Now they are taking it to the 5th generation. अभी तक वो 4.5 जनरेशन पे था वो प्लेन, अब उसको 5th जनरेशन पे लेके जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आया? Now they got the money to do it. ये एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सो इफ इस्लामिक कंट्रीज अटैक इजराइल, यूएसए एंड नेटो माइनस टर्की विल जंप इन। That's a possibility. This is a possibility, मगर उससे पहले अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग के अंदर इन्वॉल्व होने जा रहा है जो चाइना के साथ है। नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह अमेरिका किसी जंग में इन्वॉल्व हो जाए डायरेक्टली। हाँ हाँ, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डॉक्टर साहब ब्रिटिश इसके की अंदर ख्वाहिश थी कि अमेरिकन जो है वो ज्वाइन करें वॉर को, चर्चिल की बड़ी ख्वाहिश थी। चर्चिल की बड़ी ख्वाहिश थी सेकंड हाँ, वर्ल्ड वॉर के अंदर, जबकि वो सिर्फ अपने जहाज और अपने कैरियर, अपने पायलट, अपने फौजी सब लीज पे दे रहे थे, किराए पे, पैसे दो हमें, हाँ, पे अस एंड वी विल फाइट फॉर यू। और फिर वही पैसा उन्होंने मार्शल प्लान की शक्ल में इनको कर्जे की शक्ल में दिया, जो इन्हीं से लिया हुआ पैसा इनको देके तो यूरोप को फंसाया। ये वो हिस्ट्री है जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती डॉक्टर साहब, नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, नहीं पढ़ाई जाती। वो 2 दिन पहले अटैक किया था जापान के ऊपर, और फिर जापान ने कहा कि जंग लड़ी है तो पैसे के लिए नहीं, जंग के लिए जंग लड़ो, हम तुम्हें घसीटते हैं इस जंग में। और फिर पर्ल हार्बर हुआ, और जब पर्ल हार्बर हुआ तो उसके बाद अमेरिका मरता क्या ना करता इस जंग में कूदा। हाँ, दे लेफ्ट देम नो चॉइस। ये स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री नहीं है, इसके लिए किताबें छाननी पड़ती हैं। इससे पहले जो है ना वो देखिए डॉक्टर साहब, मैं कई दफा इसके ऊपर, मैं इस चीज का बड़ा कायल हूँ कि इन जंगों के अंदर मजहब का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये एक सवाल है। ये टिन कह रहे हैं, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, JF-17 डिजाइन कैनॉट बी अपग्रेडेड to 5th generation. It will be a new aircraft, and by the way, JF-17 is a Chinese plane. अब तो कामरा में बन रहा है डॉक्टर साहब, कहाँ से चाइनीज रह गया है? अब तो रशियन इंजन भी नहीं आते, अब तो इंजन भी कहीं और से लेता पाकिस्तान। Somebody else's engine being used in the Block 3. उस सप्लायर का भी नाम कहेंगे, मैं भेज दूंगा इनको। तो डॉक्टर साहब एक्चुअली मसला ये है कि मजहब का एक बहुत बड़ा रोल है इन सारी जंगों के अंदर। जी जी बिल्कुल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इस वक्त जो लीडिंग जूइश रैबाइज हैं इसराइल के अंदर, जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, उनको अगर आप बैठ के सुने ना तो वो बड़े क्लियर हैं इस चीज के ऊपर। एक रबाई को तो मैंने यहां तक कहते हुए सुना कि इन तामलूद वी हैव अ मालिक एंड इन द वर्ल्ड वी हैव अमेरिका, एंड आई हैव दैट स्पीच, ये मेरे पास पड़ी हुई है। आप कहेंगे मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा, मेरे पास ये स्पीच है उसकी। उनका ये मानना है कि जब तक न्यू बेबीलोन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो कि अमेरिका के अंदर बैठी हुई जो एवेंजलिस्ट लॉबी है वो ये मानती है कि अमेरिका इज द न्यू बेबीलोन, जब तक न्यू बेबीलोन की
इमारतें नहीं गिरेंगी, इसके पिलर टूट नहीं जाएंगे जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता। So they want to drag America into a war, and that's what it is all about. That's why Netanyahu is trying their best, trying his best to drag America into some kind of conflict. And that's where the statement from Netanyahu comes in, with Rubio, Marco standing next to him. They say Marco Rubio is very strong. His position is very strong in American administration. Yeah, because he is APAC funded, na? He is APAC backed and funded. That's why his position is very strong. और अब तो अमेरिका में भी इसके ऊपर तनकीद होनी शुरू हो गई है। एपैक के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका में सहाफ़ी इस वक्त जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, नॉट द नेटवर्क जर्नलिज्म, जो असल में जर्नलिज्म कर रहे हैं अपनी जेब से करते हैं, वो किस कदर तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर। मागा बेस के अंदर दराड़े हैं इस वक्त सर वो फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर भी तो हमला कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप और डीप स्टेट। बिल्कुल, वो तो जर्नलिस्टों को बैन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये तो कभी देखा ही नहीं अमेरिका में होते हुए ऐसा। मैं फिर वहीं चला जाऊंगा कर्नल विल्किंसन के अल्फाज के ऊपर जो उन्होंने कहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप इफ ही थिंक्स, अगर उसे लगता है कि वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ करेगा और इससे बच जाएगा, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप गलती कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर अवाम के पास फौज से ज्यादा असला भी मौजूद है और फौज से ज्यादा हथियार और फौज से ज्यादा गोलियां भी मौजूद है। और अगर इकोनॉमिकल कोलैप्स हुआ किसी भी बहुत बड़ी जंग की सूरत में, तो अमेरिका का रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Sir, they are making changes to the design and they are making changes to the airframe too. But the overall, it probably will stay same. And the new engines are coming from China, they are not coming from Russia. जो J-35 के अंदर इंजन यूज हो रहे हैं, they are bringing that engine in, and that's not a Russian engine. तो डॉक्टर साहब इसके अंदर मजहब का एक बहुत बड़ा रोल है। जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा आपने वक्त दिया आज। तो आपके साथ दोबारा जो है वो बैठा जाएगा और मजीद इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। नाजरीन, ये था हमारा आज का लाइव शो। टाइम हमारा ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि गाज़ा की एंड गेम क्या है आपके ख्याल में। हमने तो उसको कोशिश की आपके सामने ओपन करके खोल के रखने की, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस गाज़ा की जंग को। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।